ये आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। दरअसल ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं या प्रोटोजोआज हैं या पैरासाइट्स हैं, इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, एक को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो क्या होता है ये हम आज देखेंगे। The difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सेल की बुनियाद पर, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी या जितनी भी बॉडीज हैं, एनिमल या प्लांट बॉडी, वो सेल के आपस में मिलने से बनती है। तो वो सेल ईदर प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सेल न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता और उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। वेयर एज यूकैरियोटिक सेल के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं और न्यूक्लियस भी होता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इसका मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसका जो सा न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सेल और सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो लाइफ है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो सेल है। सेल हमें जिंदा रखता है। अगर इंसान के सेल डेड होना शुरू हो जाएं या जानवरों के या पैरासाइट्स के या पैथोजेंस के, तो उसके अंदर जीने की एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो लाइफ का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है वो आपका सेल है। अच्छा, आम तौर पर जो जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, जिसमें से एनर्जी बनना, एनर्जी का बॉडी के अंदर सप्लाई होना, एटीपी का बनना, प्रोटीन्स का बनना, अमाइनो एसिड्स का आपस में जुड़ना, ये सारे सेल्स के अंदर होते हैं। ये आम तौर पर सेल्स के कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। हर सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं। कोई मेटाबॉलिज्म करता है, कोई रिप्रोडक्शन करता है, कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उन सब के अपने अपने फंक्शन होते हैं। और ये सेल के कंपोनेंट्स, तमाम सेल के कंपोनेंट्स एक मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज्ड होते हैं। ये नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और ये मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज्ड होते हैं। ये मेम्ब्रेन जो सी है, ये बैरियर होती है बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द सेल्स इनसाइड केमिस्ट्री। जो कुछ सेल के अंदर हो रहा है और जो कुछ सेल के बाहर हो रहा है, उनके दरमियान जो वाहिद दीवार है वो उसकी मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिव बैरियर होती है, यानी कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर मूव करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर मूव करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को न अंदर मूव करती है न बाहर। इसका मकसद ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल बराबर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन केमिकल्स की मूवमेंट कैसे करती है, इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। ये इसके बेसिकली थ्री प्रोसीजर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या होता है कि सोल्यूट, आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो चीज होती है जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर लेती है, और सल्यूट वो चीज़ है जो सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व होती है। तो एक जो सेल के अंदर मूवमेंट होती है वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। उसमें ये होता है कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से, एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए या आउटसाइड और इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक वो मूवमेंट करते रहते हैं। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरी होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये वो डिफ्यूजन सोल्यूट की है, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन भी हो और दूसरा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तीसरा होता है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, हर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स कैल्शियम के हैं, कुछ प्रोटीन्स के हैं। ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ये उन चैनल्स के जरिए कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त दे देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। तो ये तीन बेसिक वेज होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो इंश्योर करता है कि सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो सेल के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन से। अब हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स आमतौर पर क्या होते हैं, मैंने ऊपर बताया, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ना न्यूक्लियस है ना उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। अब ये दोनों चीजें उसके अंदर से मिसिंग है। इसका मतलब है कि उसका जो सा सिस्टम है सेल का, प्रोसीजर है, वो यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट है। और प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल जो सा है वो डीएनए की फॉर्म में होता है और वो विद इन द न्यूक्लियस बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस इटसेल्फ बाउंड नहीं है, उसके इटसेल्फ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो भी बाउंडेड नहीं होता। इसके अलावा इसका डीएनए लेस स्ट्रक्चर्ड होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आमतौर पर डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल लूप की फॉर्म में होता है। आमतौर पर ज्यादातर प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर भी हैं। जो सबसे बड़ी एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की, वो बैक्टीरिया है। बेसिकली इसके दो ग्रुप्स हैं, एक बैक्टीरिया है, एक आर्काई है। ये दो जो ग्रुप्स हैं ये आमतौर पर प्रोकैरियोट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जैसे इकोलाई, साल्मोनेला या लिस्टेरिया। ये आमतौर पर इकोलाई फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है, इकोलाई स्टमक के डिजीज भी कॉज करता है, इकोलाई इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है। साल्मोनेला आमतौर पर फूड पॉइजनिंग करता है। लिस्टेरिया भी इसी तरह फूड पॉइजनिंग आमतौर पर करता है। कुछ बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए हेल्पफुल होते हैं, इंसान की डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाए, जो विद इन द गट आपके रहते हैं या इंटेस्टिन के अंदर रहते हैं, तो आपकी डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। इसके अलावा जो आर्काई होते हैं वो ऐसे स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम वेदर को बियर कर सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड को भी और एक्सट्रीम हॉट को भी। इस तरह ये इसलिए ये आमतौर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स या आर्कटिक आइस के अंदर रहते हैं। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, स्ट्रक्चर के बाहर। ये सेल वॉल क्या करती है कि ये, क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो ये सेल वॉल सेल की प्रोटेक्शन करती है। दूसरा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर जितना भी लिक्विड या मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट द न्यूक्लियाइड। तीसरा, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए, एक को हम फ्लैजिला बोलते हैं, एक को हम पिलाए बोलते हैं। कुछ इससे रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एनीवेज, ये दोनों प्रोटीन बेस्ड फिलामेंट्स हैं जो आउटसाइड द वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। न्यूक्लियाइड जो सा है इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस लाइक रीजन है जिसके अंदर आमतौर पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। एक हमारे अंदर, एक इस प्रोकैरियोटिक्स के अंदर अगला स्ट्रक्चर जो सा है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक स्मॉल मॉलिक्यूल का है, डीएनए का, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है, इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स टाइनी स्फेरिकल ऑर्गेनेलिज हैं जो आमतौर पर अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन्स बनाती हैं। राइबोसोम्स का नॉर्मली काम ये होता है कि वो प्रोटीन्स बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये इसके बाहर पिलाए और ये इसके फ्लैजिला है, मूवमेंट के लिए दोनों प्रोटीन बेस्ड होते हैं। ये आउटर लेयर जो सी इसकी है इसे हम सेल वॉल कहते हैं, इससे अंदर जो मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जितना येलो येलो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियाइड है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। और ये वो प्लाज्मिड है जो स्मॉल डीएनए है जिसने आगे रिप्रोडक्शन करनी है। अगला हमारा है यूकैरियोट्स।
यूकैरियोट्स कॉम्प्लिकेटेड सेल है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं और तमाम ऑर्गेनेलीज आमतौर पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो आगे रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन बना सकता है। सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जिसे तमाम इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द मैमल्स और द लार्जर एनिमल्स, दे आर द यूकैरियोट्स। इसके अलावा प्लांट्स, फंजाई या एल्गी, ये सब यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट की एग्जांपल भी यूकैरियोट्स की होती है। इसके जो फंक्शन है, आमतौर पर मैंने आपको बताया, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। तो आम कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स सेल के अंदर होती है, जिसका मकसद होता है प्रोटीन्स को बनाना। जब ये राइबोसोम्स एक दफ़ा प्रोटीन बना लेता है, तो फिर इसकी पैकेजिंग होती है ताकि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। वो पैकेजिंग जो इसकी होती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। अच्छा, जब ये पैकिंग हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फिर इसका ट्रांसफर होता है और इसे रिसीव करते हैं गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज। एक और इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, इसके अंदर एटीपी एनर्जी, हमारे अंदर भी जो एटीपी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम ऑर्गेनेलीज को जो फिजिकल सपोर्ट मुहैया कर रहा होता है वो साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग के काम भी आता है। एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में जो सिग्नलिंग होनी है वो भी साइटोस्केलेटन के जरिए होनी है। यानी कि अगर राइबोसोम ने प्रोटीन्स बनाए हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सा है वो उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी सिग्नलिंग जो होगी वो साइटोस्केलेटन की तरह होगी, की वजह से होगी। ये साइटोस्केलेटन आमतौर पर तीन टाइप्स के फिलामेंट्स से मिलके बनता है, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसने ऑर्गेनेलिस को सराउंड किया होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो वेस्ट रिमूवल के तौर पर काम होती है, उसे हम कहते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम आमतौर पर इस ऑर्गेनेली के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। जो भी एक्सेसिव ऑर्गेनेली होती है या वॉर्न आउट या जो डेड ऑर्गेनेली हो गई होती है, उसे जो डाइजेस्ट करता है वो लाइजोसोम करता है। इसी तरह जितने भी वायरस या बैक्टीरिया आते हैं वो भी लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। इससे अगला मैंने गोल्गी अपरेटस का आपको बता दिया कि ये प्रोटीन्स और लिपिड जो से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं उन्हें ये रिसीव करेगा, फिर उन्हें मॉडिफाई करेगा और फिर उनको एक सील्ड ड्रॉपलेट्स के थ्रू वेजिकल्स में भेज देता है। वो सील्ड ड्रॉपलेट्स को हम वेजिकल्स बोलते हैं, जिनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्गी अपरेटस के अंदर आया तो उसने उसे पैक किया और उसे वेजिकल्स के अंदर छोड़ा। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी आउटसाइड, ये इसका न्यूक्लियस है, अंदर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये गोल्गी अपरेटस है। अब राइबोसोम्स ये रहा, इसने यहाँ प्रोटीन्स बनाने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसकी पैकेजिंग करनी है, गोल्गी अपरेटस ने इसको आगे रिसीव करना है। ये लाइजोजाइम्स हैं। लाइजोसोम का काम क्या है कि इसने डाइजेशन करनी है। ठीक है क्लास, ये आपका आज का लेक्चर था। अ, कोई अगर आपको इस सिलसिले में इशू हो तो आपने मुझे बता देना है। तो नेक्स्ट हमारी जूम भी होगी इंशाल्लाह, उसमें आंसर क्वेश्चंस आप कीजिएगा। थैंक यू।